आता है इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम। अब किसी भी फूड कंट्रोल सिस्टम के इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि या उसका जो मोटो है या एजेंडा क्या हो सकता है कि वो जो भी कंज्यूमर है उसकी हेल्थ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट करे, उसका ध्यान रखे। तो इसीलिए जो यूएन का FAO है, हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों मिलके प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम को, जिसका कि आधार आप कह सकते हैं, या जिस चीज़ पे ये बेस्ड है, कौन कौन से की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस जो कि एड्रेस करती हैं सारे जो सेक्टर्स हैं फूड चेन के उनको। मतलब ये हमारा जो इंटरनेशनली मतलब सारी कंट्रीज़ का जो फूड सिस्टम है हमारा, उसको एक हद तक कंट्रोल कर रहा है कौन, FAO और WHO दोनों मिलके प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम को, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस को अपना बेस मानते हैं और उसके बेसिस पे ही जो जितने भी सेक्टर हैं फूड चेन को उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारा फूड कंट्रोल सिस्टम का जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उनका कि जो पब्लिक हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना, कहीं ना कहीं किस वजह से कि जो भी रिस्क आ सकता है हमारा फूड बॉर्न इलनेस से, जैसे कि माल न्यूट्रिशन हो सकता है ना, कि जो भी हमारा प्रॉपर फूड ना मिलने की वजह से या गलत फूड क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से जो जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखना कि भाई ये हेल्थ इश्यूज ना हो, उनको उनके रिस्क को रिड्यूस करना। दूसरा क्या आता है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी जो सैनिटरी है, ठीक है, कि भाई उसको प्रॉपर एक हाइजीनिक फूड मिले। दूसरा एक होलसम फूड मिले, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हो। मिसलेबल्ड मतलब कि हमारा जो फूड है वो गलत तरीके से, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मतलब जो फूड के ऊपर हम पैकेज्ड फूड खाते हैं उसके ऊपर हमारा लेबल्ड कुछ है लेकिन हमें कंज्यूम कुछ और करने को मिल रहा है, तो मिसलेबलिंग नहीं होनी चाहिए। और एक तरह से जो एडल्ट्रेटेड फूड होता है जिसमें मिलावट आती है उससे भी हमें बहुत मतलब हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी किसका काम है, हमारा फूड कंट्रोल सिस्टम का। ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा आता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना, किस तरीके से कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है फूड सिस्टम पे उसको एक तरह से बना के रखना, कि जो कंज्यूमर है उसको ये ना रहे कि यार मैं गलत फूड कंज्यूम कर रहा हूँ, या उसका ट्रस्ट वो ना हो, तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एंड प्रोवाइडिंग अ साउंड रेगुलेटरी फाउंडेशन फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन फूड। अगर कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा फूड सिस्टम पे, जो भी सेटअप कर रखा है या जो भी सेटअप होगा फूड कंट्रोल सिस्टम या फूड सिस्टम, और इसकी वजह से क्या होगा कि कंज्यूमर पे का जो है वो ट्रस्ट रहेगा ट्रेडिंग के ऊपर, और वो प्रॉपर प्रोडक्ट्स जो है वो खाएगा। जैसे अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैगी था, ठीक है, मैगी का क्या था, पहले लोग बहुत अच्छे से कंज्यूम करते थे, फिर उस पर बैन लग गया फॉर अ टाइम, कुछ टाइम के लिए बैन लग गया। तो उसके बाद जब लोगों को बहुत टाइम लगा उसको दोबारा अपनी हैबिट में लाने के लिए या उसको दोबारा कंज्यूम करने के लिए, एज इफ उन्होंने जो प्रोडक्ट जो है जब उसको एक तरह से सर्टिफाइड किया गया था दोबारा, तो ऑब्वियसली उसने अपनी चीज़ों में चेंजेस करे होंगे। लेकिन जो ह्यूमन माइंडसेट है वो कैसा है कि जब तक उसको वो चीज़ कॉन्फिडेंस में ना आए कि हाँ ये फूड हमारे लिए ठीक हो सकता है, वो उसको कंज्यूम नहीं करना चाहेगा, है ना। तो यही है कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो सबसे बड़ा मतलब एक फैक्टर बनता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि वो जो ट्रेड चल रहा है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वो तभी एक तरह से सक्सेसफुल हो सकता है जब हमारा कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट पे, जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर वो कॉन्फिडेंस रखे, उस पर वो ट्रस्ट रखे। तो इसीलिए हमारा बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसको मेंटेन करके रखना। अब हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या है फूड कंट्रोल सिस्टम के, कि जो हमारे फूड कंट्रोल सिस्टम को एक प्रॉपर एक सेटअप बनाते हैं जिसकी वजह से वो एक अच्छे से चल पा रहा है ना, इंटरनेशनली भी और डोमेस्टिकली भी। तो सबसे पहला आता है हमारा फूड लॉ एंड रेगुलेशन। जो फूड लॉ और रेगुलेशंस हैं, जो भी हमने फूड सिस्टम के ऊपर एक तरह से लॉ और रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन जो हैं वो इम्पोज किए हैं, वो सबसे मेन फैक्टर हो जाते हैं हमारे फूड कंट्रोल सिस्टम के। तो हमें उन्हें वन बाय वन देखेंगे अभी। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है हमारा वो आता है कि जो भी हमारा रूल्स और रेगुलेशंस हैं किसी भी एक सिस्टम के अंदर, जो ये मॉडर्न फूड लॉ जो बनाए गए हैं उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला एस्पेक्ट आता है फूड लेजिस्लेशन के अंदर, वो ये आता है कि जो कंज्यूमर का जो राइट है वो ये है कि उसको एक्यूरेट और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस फूड के बारे में जो वो कंज्यूम कर रहा है। क्लियर। दूसरा हमारा आता है कि एक मतलब हाई लेवल हेल्थ प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, कि जो हेल्थ प्रोटेक्शन है हमारा, सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स हैं वो एक तरह से प्रोवाइड होनी चाहिए किसको, हमारे
जो कंज्यूमर है उसको। तो ये फूड रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर ही आता है, लॉ के अंदर ही आता है ये चीज़। उसके बाद तीसरा हमारा आता है कि कंसिस्टेंसी और जो लीगल सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए, उसको भी इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर इंक्लूड किया गया है कि जिससे कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है और जो लीगल सिक्योरिटी है वो बढ़े। उसके बाद हमारा जो फूड प्रोडक्ट है उसको ट्रेस करने के लिए भी हमें कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम ट्रेस कर सकें फूड प्रोडक्ट्स को, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो रिकॉल कर सकें उन्हें। ठीक है। उसके बाद जो कंट्री इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो क्या, किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना जरूरी होना चाहिए उनके लिए कि भाई वो जो ट्रेड में जो रिलेशनशिप बन रहा है वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कंट्रीज के लिए। ठीक है, कि हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि किस तरीके का रिलेशन चल रहा है ट्रेड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि देयर शुड बी इंक्लूडेड क्लियर प्रोविजन, मतलब एक क्लियर प्रोविजन इंक्लूड होना चाहिए जो कि इस तरफ इंडिकेशन करे या इस तरफ हमें नोटिफाई करवाए, इस तरफ हमारा ध्यान खींचे कि जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फूड सेफ्टी की और क्वालिटी की, वो किस पे डिपेंड होनी चाहिए, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर प्रोविजन होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारा जो प्रोड्यूसर है और प्रोसेसर है वो। इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हमारी फूड जो है वो सेफली और जो क्वालिटी है वो एकदम 100% एक्यूरेट या प्योर रहे। ये सारा किस पे डिपेंड करता है या कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है प्रोड्यूसर और प्रोसेसर। क्लियर, पहला है ये हमारा फूड लॉ के अंदर ये आ गया, लॉ और लेजिस्लेशन के अंदर। उसके बाद हमारा सेकंड है फूड कंट्रोल मैनेजमेंट। एक अच्छे इफेक्टिव फूड कंट्रोल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर हमारी पॉलिसीज़ या फिर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन रहे एट द नेशनल लेवल, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे हमारा क्या है प्रॉपर पॉलिसीज़ और ऑपरेशनल मतलब एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, एक जो वो ब्रिज है वो ना रहे, मतलब अच्छे से पॉलिसी सेटअप हों जिससे कि प्रॉपर फूड कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर पाए। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फूड कंट्रोल सिस्टम की वो उसको मैनेज करने के लिए, तो वो कौन सी, सबसे पहले तो सिक्योरिंग फंड एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। सबसे पहले तो फंड इतना होना चाहिए कि भाई हमें एक तरह से बाद में हमारे रिस्क फैक्टर जो है वो खत्म हो जाए, और एलोकेटिंग रिसोर्सेज, प्रॉपर रिसोर्स जो है वो एलोकेटेड होने चाहिए अब डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जिससे कि भाई अच्छे से काम जो है वो एग्जीक्यूट हो पाए। दूसरा है सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस, कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस को सेटअप करना चाहिए कि हाँ हर काम डिसिप्लिन्ड वे में हो, कोई भी मतलब फ्लॉज ना आए, कोई भी गलत काम ना हो। तीसरा हमारा है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल फूड कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंटरनेशनल फूड कंट्रोल रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो भी होती रहती हैं जिससे कि हमारा जो है अपग्रेडेशन होगा फूड कंट्रोल सिस्टम में, उसमें पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। उसके बाद चौथा आता है डेवलपिंग इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स, कि अगर कभी भी मतलब इमरजेंसी आती है, कभी रिकॉल करना पड़ जाता है किसी भी सिचुएशन को, तो इस तरीके का हमें रिस्पांस प्रोसीजर जो है डेवलप करके रखना चाहिए कि वो टू द पॉइंट काम हो पाए और एकदम फ्रीक्वेंटली काम हो पाए। उसके बाद है कैरिंग आउट रिस्क एनालिसिस, कि अगर हम कोई भी फूड प्रोडक्ट को बना रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, कोई भी सेक्टर हो रहा है, तो उसके लिए हमें अपना प्रॉपर रिस्क एनालिसिस जो है उसको कैरी आउट करना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करके देखना चाहिए कि हमारा इसमें रिस्क है, इसमें कैसा रिस्क हो सकता है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब फूड कंट्रोल मैनेजमेंट जब बन जाएगा उसके बाद हमारा सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या आता है, इंस्पेक्शन सर्विसेज, कि हम जो इंस्पेक्ट करें फूड को वो अच्छे से हो, कि अगर गलत फूड पहुंचने भी वाला है कंज्यूमर के पास तो वो उससे पहले रुक जाए। तो हमारा इंस्पेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड लॉज हैं उसके अंदर हमें क्वालिफाइड, ट्रेंड, एफिशिएंट और ऑनेस्ट फूड इंस्पेक्शन सर्विसेज चाहिए, जिससे कि अगर कोई फ्लॉज आ भी रहे हैं, कोई मिसलीडिंग कर भी रहा है, कोई गलत काम कर भी रहा है, तो हमारे पास जो फूड लॉज हैं वो इस तरीके के हों कि उसके अंदर इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो प्रॉपरली क्वालिफाइड, ट्रेंड, बहुत ही एफिशिएंट रहे, जिससे कि मतलब हमारा जो फूड है वो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही अगर वो मिसलीड है या फिर वो ख़राब है तो वो ना पहुंच पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इंस्पेक्शन सर्विस की, सबसे पहली है कि रिकॉग्नाइजिंग, कलेक्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग एविडेंसेस व्हेन ब्रीचेस ऑफ लॉ अकर एंड अपीयरिंग इन कोर्ट टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन। मतलब कि हमें अगर कभी भी ऐसा कोई देखने को मिलता है, ऐसा गलत मतलब कि ये फूड के साथ वो हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर हमें सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कलेक्ट करके उसको जो हमारे एविडेंसेस हैं उसको प्रॉपर कोर्ट तक पहुंचाना, ये किसका काम होता है, हमारे इंस्पेक्शन सर्विसेज का काम होता है। इंस्पेक्शन प्रेमिसेस एंड प्रोसेसेस फॉर कंप्लायंस विद हाइजीनिक एंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। जो भी हमारी इंस्पेक्टिंग सर्विसेज होती हैं, इंस्पेक्शन सर्विसेज होती हैं, वो प्रॉपर जो हाइजीन है उसका और जो स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस है उसका प्रॉपर ध्यान रखें।
उसके बाद है हमारा सैम्पलिंग फूड ड्यूरिंग हार्वेस्ट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेल्स टू एस्टेब्लिश कंप्लायंस, टू कंट्रीब्यूट डेटा फॉर रिस्क असेसमेंट एंड टू आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स। मतलब जो फूड है उसके सैंपल्स प्रॉपर इंस्पेक्ट होने चाहिए, हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी, प्रोसेसिंग के टाइम पे, स्टोरेज के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, बेचने के टाइम पे। अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन सेटअप कर रहे हैं किसी फूड के लिए, तब कोई भी डेटा जो है कंट्रीब्यूशन दे रहा है फॉर रिस्क असेसमेंट कि भाई हाँ इसके अंदर रिस्क पाया जा सकता है, उसको जब चेक किया जा रहा है तब, और अगर कोई मतलब हमारा जो ऑफेंडर है वो आइडेंटिफाई हुआ है, तो उस टाइम पे हमारी हर इस स्टेज पे हमारी फूड सैम्पलिंग जो है वो इंस्पेक्ट होनी चाहिए। कैरिंग आउट इंस्पेक्शन, सैम्पलिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ फूड फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन पर्पज व्हेन सो रिक्वायर्ड। इंस्पेक्शन होना चाहिए, सैम्पलिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन ऑफ फूड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, और इंस्पेक्शन जो है वो हमेशा मतलब होना चाहिए जब भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमारा जो इंस्पेक्शन सर्विसेज है वो बहुत वाइटल रोल प्ले कर रही हैं कंज्यूमर तक 100% प्योर हाइजीनिक फूड पहुंचाने में, और इसलिए हमारा जो फूड लॉज है उसके अंदर हमारा जो फूड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर हमें क्वालिफाइड ट्रेंड जो है वो इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो होना ही चाहिए। उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है इंस्पेक्शन सर्विसेज का, कि अगर कोई मिसहैपनिंग या कोई ऑफेंडेड चीज़ हो भी रही है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू द इंस्पेक्शन। नेक्स्ट अब हमारा आता है जो हमारे फूड कंट्रोल सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, वो है लेबोरेटरी सर्विसेज। ठीक है, लेबोरेटरी सर्विस में क्या है कि जहाँ पे फूड मॉनिटरिंग होती है, फूड चेक किया जाता है कि वो मतलब एक एफिशिएंट क्वांटिटी का है, अच्छा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है। और दूसरा हमारा होता है एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो है वो कैसा है कि जो फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है ना, जिसकी वजह से जैसे निमोनिया हो सकता है और भी कोई इन्फ्लुएंजा डिजीज हो सकती है, तो उसके लिए प्रॉपर उसको चेक किया जाए कि इस फूड से ऐसा कोई मतलब हमारा ये फूड बॉर्न इलनेस तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी लेबोरेटरी के अंदर चेक की जाती हैं। तो लेबोरेटरी सर्विसेज भी एक पार्ट है हमारा फूड कंट्रोल सिस्टम का। Laboratory are an essential component of a food control system. Okay, laboratory should have adequate facilities. जो laboratories हैं उनके पास proper facilities होनी चाहिए और physical, microbiological और chemical analysis के लिए। मतलब जो food product है उसका proper physical, microbiological और chemical analysis होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई फ्लॉज आते हैं, ऑफेंडेड पर्सन या फिर ऑफेंडेड कोई फूड प्रोडक्ट जो है वो पाया जाता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं अडल्ट्रेटेड फूड हो या फिर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस फूड के लिए जब हम कोर्ट में एविडेंसेस प्रूव करते हैं, तो एक एविडेंसेस रखते हैं कोर्ट के सामने, तो उसमें हमारा जो लेबोरेटरी सर्विसेज जो अपना डेटा देती हैं, अपनी जो रिपोर्ट तैयार करती हैं, वो भी एक तरह से एक एविडेंस का काम करता है, जिससे कि हमारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए लेबोरेटरी सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं, जो कि फूड को अच्छे से मॉनिटर करती हैं, जितनी भी हमारी फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है उसको इरेडिकेट करने में हेल्प करती हैं। तो इसलिए लेबोरेटरी सर्विस जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है फूड कंट्रोल सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या फिर ट्रेनिंग आप कह सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड कंट्रोल सिस्टम में, क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मतलब एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उनके आप ये कह सकते हैं जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, लेबोरेटरी एनालिस्ट हो गया, तो उनके पास अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उससे क्या होगा कि वो जहाँ पे भी हमारा रिस्क है ना कि फूड के साथ कोई भी मतलब वो हो सकता है हमारा गलत हो सकता है, ऑफेंडेड हमारे जो पेनल्टीज क्रिएट हो सकती हैं, जो भी हमारा एक जो एजेंडा है वो सेटअप नहीं हो पाएगा, जो गलत एजेंडा होता है लोगों का वो सेटअप नहीं हो पाएगा अगर हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग, एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन रहेगी कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक प्रॉपर फूड मतलब एक अच्छा एक फूड कंट्रोल सिस्टम सेटअप करने में। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा आता है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक UN एजेंसी है जो कि फाउंडेड हुई थी जस्ट टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल टू कंज्यूमर, की कंज्यूमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि उसको फूड सिक्योरिटी मिले और उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले। तो इसके लिए FAO जो है वो फाउंड किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो FAO जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल एफर्ट्स में, कि जैसे WHO है वो हमारी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, हेल्थ इश्यूज़ को लेके। ठीक है,
ऐसे ही हमारा एफएओ जो है वो कंट्रीब्यूट करता है जो हंगर से रिलेटेड या फिर जो लोकल इकोनॉमीज होती हैं उनको अपग्रेड करने में, जैसे कि भाई उनका एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है ना, वो जो है वो अपग्रेड कर पाए। और जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, कहीं ना कहीं वो जो है जो फैक्टर्स हैं उसके लिए जो इंटरनेशनल एफर्ट्स लिए जाते हैं, तो एफएओ जो है वो उसके लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारी जो लोकल इकोनॉमीज हैं, जिन जो मेंबर्स हैं, हमारे जो कंट्रीज जो एज अ मेंबर हैं हमारी यूएन के अंदर, तो उनको ये प्रॉब्लम ना आए फूड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन देता है एफएओ। तो एफएओ जो फॉर्म हुआ था वो 16 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। कि जो डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंज्यू, ठीक है। एफएओ जो है उसके 197 कंट्रीज हैं एज अ मेंबर। एफओए जो है वो एक मतलब इज गवर्न बाय द कॉन्फ्रेंस। एफओए जो है वो गवर्न बाय होती है कॉन्फ्रेंस के थ्रू गवर्न होती है, जिसमें कि उसके जो मेंबर्स कंट्री हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हर 2 साल में कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। जो मेंबर्स हैं कंट्री और यूरोपियन यूनियन, और वो क्या करती है 49 मेंबर्स को की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो एफएओ है वो गवर्न होती है थ्रू बाय द कॉन्फ्रेंस, जो कि हर 2 साल में होती है। उसमें जो रिप्रेजेंटिंग कौन है, उसके जो मेंबर्स हैं वो ही उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये इलेक्ट करते हैं 49 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। क्लियर। अब एफएओ की जो फंक्शनिंग है वो क्या, उसमें वो क्या क्या स्टेप्स लेती है या क्या क्या उसके मोटो हो सकते हैं, एजेंडा होता है। तो सबसे पहला होता है कि वो एडवाइस करती है जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो जो पॉलिसीज बनाती हैं या जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो तैयार करती हैं वो फूड वेस्ट या सेफ्टी या क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से, तो उसको एक तरह से एडवाइस देते हैं। एडवाइजरी जो एक तरह से काम करता है एफएओ हमारा। और ये जो एडवाइजेस दी जाती हैं ये इंटरनेशनल फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है नेशनल गवर्नमेंट्स को, कि किस तरीके से उन्हें पॉलिसी या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मतलब मॉडर्न और इफेक्टिव जो एक तरह से फूड लीगल फ्रेमवर्क है उसको तैयार करना थ्रू टीम ऑफ लीगल एडवाइजरीज वर्किंग क्लोजली विद द फूड सेफ्टी एक्सपर्ट। मतलब जो भी एक सेटअप तैयार कराया जाता है, नेशनल जो हमारे गवर्नमेंट्स होती हैं उनको जो एक माइंडसेट जो दिया जाता है कि आप इस तरीके की पॉलिसीज या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करो, तो वो एक जो मॉडर्न जो फूड हैबिट्स है उनके हिसाब से फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए या उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट जो करवाई जाती है, जो एफएओ जो एक अपनी एडवाइस देता है वो किस बेसिस पे देता है। उसकी जो टीम होती है लीगल एडवाइजरी जो कि काम कर रही है फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स के साथ, उसको उसके थ्रू जो भी हमारा एजेंडाज या जो भी हमारी इफेक्टिव फ्रेमवर्क्स आते हैं उनको नेशनल गवर्नमेंट्स को एडवाइस के तौर पे दिया जाता है कि इस तरीके की पॉलिसीज आप फॉर्म करें। क्लियर। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही दिया जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर टीम जो है वो काम कर रही है और फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और फिर वो जो हमारे नेशनल जो मेंबर्स हैं हमारे एफएओ के, उनको प्रॉपर एडवाइस दे रहे हैं कि इस तरीके की पॉलिसीज बनाओ, इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करो जिससे कि फूड सेफ्टी या क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर एक सेटअप के साथ हो रही हैं कि उसमें एक लीगल एडवाइजरी जो एडवाइजर्स हैं हमारे वो काम कर रहे हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम है उसको एक्सेस करने के लिए एक नया आप कह सकते हैं टूल तैयार किया गया है एफएओ और डब्ल्यूएचओ के थ्रू। तो उसके अंदर हम अलाउ करते हैं कंट्रीज को टू आइडेंटिफाई प्रायोरिटी एरियाज, की वो ध्यान रख पाएँ कि उनको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। अब कि वो क्या करते हैं, पहले एक सेटअप जो है या फिर आप प्रॉपर उसके लिए डेटा तैयार करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम पूरा सर्वेज करते हैं, तो वो सर्वेज वगैरह करके या देख के उस टूल के अंदर हमारा जो टूल डेवलप किया गया है वो एक्सेस करता है नेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम को, और उस टूल के थ्रू हम ये देखते हैं कि इस कंट्री के लिए कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की या फिर जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको करने की ज़रूरत है, और जिससे कि उनको रिस्पेक्टेड जो आउटकम है वो मिल सके, जो भी वो चाहते हैं, जैसा भी उनको एक्सपेक्टेड है ऐसा आउटकम उन्हें मिल सके। तो उसके लिए प्रॉपर जो है एक टूल है जो कि पहले हम उसको चेक करते हैं कि इस कंट्री के लिए कौन कौन से जो हमारे सेक्टर्स हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और फिर उसको ये चीज़ बताई जाती है, और फिर वहाँ पे उनको उन एरियाज़ में उनका इम्प्रूवमेंट के लिए उनको प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है जिससे कि उनको एक्सपेक्टेड आउटकम मिल सके, ठीक है। उसके बाद है हमारा डेवलप रिस्क बेस्ड फूड इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम,
जो रिस्क बेस्ड फूड इंस्पेक्शन है हमारा, कि इंस्पेक्शन जो हम करते हैं जिसपे कि हम ये देखते हैं कि कितना रिस्क है हमारा, उस चीज़ को और डेवलप करना, और जो प्रोग्राम्स है उनको अच्छे से मॉनिटर करना, अच्छे से उनको चेक करना है कि जो प्रोग्राम्स है वो अच्छे से चल रहे हैं। ये सारे काम भी क्या कौन करता है, एफएओ करता है, एफएओ की फंक्शनिंग में आते हैं। अब आता है हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन, जिसको हम कहते हैं सीएसी। तो हमारा सीएसी जो है वो एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है जो एस्टेब्लिश करी गई है, किसके थ्रू, किसने एस्टेब्लिश किया इसको, एफएओ और डब्ल्यूएचओ दोनों ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया है। उनका जो ऑब्जेक्टिव था इसको एस्टेब्लिश करने का ये था कि जो कंज्यूमर हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो फूड ट्रेडिंग हो रही है उसमें प्रॉपर फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो अप किया जाए, उनको इंश्योर करने के लिए कि फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो अप की जाए फूड ट्रेडिंग के अंदर, और कंज्यूमर की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ सीएसी को फॉर्म किया, किसने, एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर। ठीक है, जो हमारा सीएसी है ये जो बॉडी है हमारी, रिस्पॉन्सिबल है हर मैटर में, हर उस मैटर में जो कि एफएओ और डब्ल्यूएचओ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स जो हमारा डब्ल्यूएचओ के अंदर या एफएओ के अंदर होते हैं, उस सब के लिए जो सीएसी है, वो जो बॉडी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सीएसी जो एस्टेब्लिश की गई है वो की गई है मई 1963 में। सीएसी के पास 189 कोडेक्स मेंबर्स है, जिसमें 188 मेंबर्स जो हैं वो कंट्रीज हैं, और एक मेंबर हमारा यूरोपियन यूनियन है। जो हमारा सीएसी है वो 6 यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम करता है, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। उसके बाद हमारा जो कमीशन है उसके जो सेशंस होते हैं एक साल में एक बार होते हैं, और वो कभी जेनेवा में, कभी रोम में, ऑल्टरनेटिवली, मतलब ये डिसाइडेड होता है, जहाँ पे भी होंगे वो पहले से डिसाइडेड हो जाता है, लेकिन जेनेवा और रोम के अलावा और कहीं नहीं, उन दोनों में ही मतलब शिफ्ट करते रहते हैं, और साल में एक बार जो है वो सेशन ज़रूर होता है। उसके बाद इंडिया जो है वो मेंबर बना था हमारे कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का 1964 में। जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम किए जाते हैं कमीशन के अंदर, मतलब सीएससी के अंदर जो भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जो भी काम किए जाते हैं, उसकी जो फंडिंग है वो रेगुलर जो बजट है डब्ल्यूएचओ और एफएओ के, उसमें से की जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि गिलहर्म दा कोस्टा जो है वो चेयरमैन है सीएससी के। अब बात है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीएसी के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कंज्यूमर की जो हेल्थ है उसको प्रोटेक्ट करना, और एक फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना जो फूड ट्रेडिंग के अंदर होनी चाहिए। दूसरा क्या आता है हमारा कि एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करना सारे जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनके बीच में, जो कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, या फिर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं स्टैंडर्ड्स को लेके उनके, तो उन सारे फूड स्टैंडर्ड्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको सेटअप करना और उसको प्रमोट करना। उसके बाद हमारा एक तरह से स्टैंडर्ड्स के जो है वो ड्राफ्ट तैयार करना, किस तरीके से कि हम डिटरमाइन कर सकें प्रायोरिटीज़ को, हम ये इनिशिएट कर पाएँ कि किस तरीके के स्टैंडर्ड सेटअप होने चाहिए, उनको प्रॉपर्ली गाइड कर पाएँ कि ऐसे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेटअप होने चाहिए। तो उनके लिए जो है वो स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, किसकी हेल्प से, जो अप्रोप्रिएट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके साथ मिलकर क्या है एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है स्टैंडर्ड्स का, जिसके अंदर हमारे मतलब अपग्रेडेशन होता है हमारे स्टैंडर्ड्स का, एक नई मतलब प्रायोरिटी दी जाती है नई चीज़ों को, और जो फूड हैबिट्स हैं उनको इंक्लूड करके, जो भी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ों को रख के हमारे जो है स्टैंडर्ड्स तैयार किए जाते हैं, उनका ड्राफ्ट जो बनाया जाता है वो सीएससी के थ्रू बनाया जाता है हमारा, है ना। सीएससी जो है वो करता है विद द हेल्प ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फाइनलाइज करना और उनको पब्लिश करना इन कोडेक्स एलिमेंटेरियस, मतलब जो हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस है उसके अंदर उनको पब्लिश करना और फाइनलाइज करना स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि जो भी स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं उनमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए भी, जिससे कि भाई नए डेवलपमेंट्स हो सके, तो वो भी कौन करता है, हमारा सीएससी करता है। अब आता है हमारा कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। तो पहला क्या है, जनरल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस। ये डील करते हैं हमारे हाइजीन प्रैक्टिसेस के साथ, लेबलिंग, कंटामिनेंट, एडिटिव्स, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन होते हैं, न्यूट्रिशंस, और जो भी रेजिड्यू होता है हमारा वेटरनरी ड्रग्स का, पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, इनके साथ जो डील करता है वो कौन से हैं, हमारे जनरल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस और कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा कमोडिटी स्टैंडर्ड्स। तो कोडेक्स कमोडिटी स्टैंडर्ड्स रेफर करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ, और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है फूड ग्रुप्स स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे फूड ग्रुप्स के उनको भी कोडेक्स डेवलप कर रहा है आजकल, जबकि हमारे जो कमोडिटी स्टैंडर्ड्स है वो एक स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसको रेफर करता है।
ठीक है, कोडेक्स कमोडिटीज जो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद तीसरा आता है हमारा रीजनल स्टैंडर्ड्स। रीजनल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड्स डेवलप बाय द रिस्पेक्टिव रीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। मतलब एक रीजन के अंदर जो हमारे स्टैंडर्ड सेटअप किए जा रहे हैं, मान लो जैसे कंट्री हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर किसी रीजन के अंदर जो हम सेटअप कर रहे हैं कि इस तरीके के स्टैंडर्ड्स फॉलो अप किए जाएंगे, तो वो उस रीजन में जो एक तरह से काम करेंगे, वो जो स्टैंडर्ड्स डेवलप होते हैं उनको कहते हैं रीजनल स्टैंडर्ड्स। अब आती है हमारी कोडेक्स की एडवाइजरी मैकेनिज्म, मतलब कि जो हमें एडवाइस करती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, वो जो हमारी एक तरह से एडवाइजरी कमेटीज़ हैं, उनको हम देखेंगे कि कोडेक्स के अंदर कौन कौन सी एडवाइजरी कमेटीज़ हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स। तो फूड एडिटिव्स पे जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है उसको कहते हैं JECFA। ठीक है, तो द जॉइंट FAO एंड WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स इज एन इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी। ये एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट साइंटिफिक कमेटी है जो कि एडमिनिस्ट्रेट करी जाती है, मतलब जो किसके थ्रू देखा जाता है इसको, FAO और हमारा WHO, मतलब दोनों जॉइंटली, दोनों मिलके इसको चलाते हैं। इसका काम क्या है कि ये कमेटी जो भी हमारे रिस्क है हमारा, जैसे फूड एडिटिव्स को लेके जो भी रिस्क आता है उसको जो चेक करने का या उसके साथ जो काम करती है वो हमारी करती है ये कमेटी JECFA, जेस्पा कह सकते हैं हम इससे। ठीक है, एंड प्रोवाइड एडवाइस टू FAO एंड WHO एंड द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंट्रीज FAO और WHO से जुड़ी हैं उनको भी एडवाइस प्रोवाइड करती है और FAO और WHO को भी करती है। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क असेसमेंट करती है ये जो हमारी कमेटी है वो फूड एडिटिव्स के ऊपर। तो the request for scientific advice are for the main part channel through the Codex Alimentarius Commission in their work to develop international food standards and guidelines under the joint FAO-WHO food standard program। तो जो रिक्वेस्ट है जो साइंटिफिक एडवाइस की, वो ज़्यादातर जो मेन पार्ट है हमारा उसमें चैनल की जाती है, उसके थ्रू मतलब एग्जीक्यूट की जाती है किसका, CAC। और इनका जो काम है वो हमारा क्या है कि जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स हैं या गाइडलाइंस हैं उनको तैयार कर रहा है किसके अंदर, FAO WHO के अंदर। तो मतलब ये एक एडवाइजरी कमेटी है, कोडेक्स एडवाइजरी मैकेनिज्म है ये। तो ये क्या है, ये काम करते हैं किसके थ्रू, यही जो हमारा CAC है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है, उसके थ्रू ही मतलब ये मतलब चैनल्ड होती है, इसकी तरह ही एग्जीक्यूट होती है। और इसका जो मतलब साइंटिफिक एडवाइस है वो रिक्वेस्टेड होता है थ्रू दिस CAC। इसी कमीशन के थ्रू ही तो करेंगे क्योंकि इसी की एडवाइजरी कमेटी है, तो इसको एडवाइस देगी और इसकी थ्रू ही हमारा एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी जॉइंट एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। तो ये भी हमारी FAO WHO के थ्रू ही मतलब हमारी रिस्क असेसमेंट को वो करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ही बनाई गई है। और ये क्या है, एक तरह से ये हमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करती है कमीशन को और स्पेशलिस्ट कमेटीज़ को। FAO और WHO क्या है, सेपरेट वेबसाइट मेंटेन करते हैं किस इसके काम को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू। तो जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेजिड्यू जो है वो हमें इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करती है कमीशन को या स्पेशलिस्ट कमेटीज़ को, किसके ऊपर, पेस्टिसाइड रेजिड्यू के ऊपर। तो ये सारी जो एडवाइजरी कमेटी है इनके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये क्या काम करती हैं। ठीक है, और इनका मतलब इनकी जो फुल फॉर्म, जैसे हमें सिर्फ JEMRA आ सकता है, ठीक है, JMPR के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको सिर्फ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इनकी वर्किंग क्या क्या है कि है तो कोडेक्स एडवाइजरी ही ना, तो हमारा मतलब CAC से रिलेटेड जो एडवाइजरीज हैं हमारी उनके बारे में हमें इन शॉर्ट नॉलेज होना ज़रूरी है कि भाई कौन कौन सी हैं और क्या क्या थोड़ा थोड़ा काम करें, उनकी वर्किंग थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। अब हमारा लास्ट आता है WTO के जो एग्रीमेंट है SPS और TBT। तो एग्रीमेंट जो है वो SPS क्या है हमारा, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स SPS। उसके बाद TBT क्या है हमारा, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड TBT। तो ये हमारे फोर्स में आए थे 1 जनवरी 1995 से। ये WTO के एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारा SPS जो है हमारा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं, ये जो एग्रीमेंट है हमारा ये कंफर्म करता है कि जो भी WTO के मेंबर्स हैं, जो भी कंट्रीज मेंबर हैं WTO की, उनको इन मेजर्स को अप्लाई करना मैंडेटरी है। किस चीज़ से रिलेटेड, कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ है या उसकी जो हेल्थ है वो प्रोटेक्ट रही। तो ये जो एग्रीमेंट है ये कवर करता है सारे रिलेवेंट लॉज को, रेगुलेशंस को, जो भी टेस्टिंग है, इंस्पेक्शन है, सर्टिफिकेशन है, अप्रूवल प्रोसीजर्स है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है एक ह्यूमन, एनिमल या प्लांट की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए,
जो भी वो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड की सेफ्टी के लिए जो भी आप मतलब स्टेप उठाने पड़े, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़े, इंस्पेक्शन करना पड़े, सर्टिफिकेशन करना पड़े, जो भी स्टेप्स उठाने पड़े वो सब इस एग्रीमेंट के अंदर कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये कंफर्म करता है कि आपको वो मेजर्स फॉलो अप करने हैं जो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ या उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टीबीटी। टीबीटी इज टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये जो एग्रीमेंट है ये इसका जो एम है ये इंश्योर करना है कि टेक्निकल रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हो, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो फॉलो अप हों, जो कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर है, मतलब कि जैसे जैसे फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं लोगों की, उसके साथ साथ बढ़ना, उस प्रोसीजर को फॉलो अप करना है ना। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी के भी साथ, हर कंट्री को इक्वली या हर पर्सन के साथ इक्वली उसकी जो हेल्थ है या उसकी जो लाइफ है उसको प्रायोरिटी दी जाए, और कोई भी अननेसेसरी ऑब्स्टिकल क्रिएट ना किया जाए जो ट्रेडिंग हो रही है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों को देखना किसका काम है, हमारा टीबीटी एग्रीमेंट के अंदर इसका एम यही है कि ये इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखे। उसी के साथ एट द सेम टाइम ये भी रिकग्नाइज करे कि जो WTO मेंबर्स हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, लेजिटिमेट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को। और लेजिटिमेट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बहुत हद तक सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी कि जो हेल्थ है हमारी, जो एनिमल्स की या फिर ह्यूमन की है या फिर प्लांट की, जो भी हमारा जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब हेल्थ सेफ्टी सबसे पहले है। ठीक है, तो ये जो है ये इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान में रखा जाए। जो WTO मेंबर्स हैं वो इस मेज़र को अपने ध्यान में रखें, ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग जो हो रही है, ठीक है, जो भी प्रोसीजर फॉलो अप किया जा रहा है, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि फूड सेफ्टी या फिर लाइफ और हेल्थ प्रोटेक्शन जो है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट का, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप ट्रेड के साथ साथ जो ह्यूमन लाइफ है उसको